शोकेस। वह भवन समाजवाद पर पूंजीवादी शक्तियों की जीत का प्रतीक सा लग रहा है। ये भवन प्रगति के लिए स्वार्थ एक अत्यावश्यक तत्व है, अयान रैंड के इस वाक्य की टीका सा लग रहा है। वह भवन देखने से लग रहा है कि उसे मानव समूह में निहित सामर्थ्य, स्वार्थ, बेईमानी और शोषण इन सबके सम्मिश्रण से बनाया गया हो। वह इमारत अमीरों के लिए ईर्ष्या तथा गरीबों के लिए भय का कारण एक साथ बन सकती है। उस भवन में और उस भवन की मलिका हारिका में ज्यादा अंतर नहीं है। हारिका उस भव्य ग्रह की स्वामिनी है। ठाठ बाट में, गर्व एवं गौरवशाली रूप में दोनों समान हैं। लेकिन हारिका का पति समीर तो उस भवन का मालिक नहीं बल्कि उस घर में आए एक गुमराह व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। जब तक समीर घर आया, केयरटेकर दोनों बच्चों को नहलाकर तैयार रख चुकी। हारिका अभी कंपनी से आई नहीं। महाराजाओं के भवन जैसे उस घर में ही सारी सुविधाएं हैं। होम थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, बहुत विशाल लॉन, सब कुछ हैं। समीर आज बच्चों को बाहर ले जाने के लिए हारिका को बहुत प्रयत्न के बाद राजी कर सका। समीर का कहना है कि बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हारिका ही ये तय करती है कि उन्हें कौन सी दुनिया का ज्ञान हो। आज सारा परिवार मिलकर आईमैक्स थिएटर को जाने वाले हैं। आज सुबह से समीर का मन बहुत उदास है। घर आने के बाद देखा कि बाहर जाने को सब लोग तैयार हैं, इसलिए वह नहीं कर सका। जब तक समीर तैयार होकर आया, बच्चे समीर की शादी की सी.डी. देखने में लग गए। समीर और हारिका का विवाह कहीं 10 साल पहले हुआ था। उन दिनों में उस विवाह का खर्चा था लगभग 1 करोड़ रुपए। लोगों ने कहा कि सिर्फ भोजन के लिए 30 लाख लग गए होंगे। विवाह में हाजिर सारे मेहमानों को शर्माना पड़ा था कि वे जो गिफ्ट लेकर आए, उनसे कई गुना ज्यादा कीमती गिफ्ट उन्हें मिले। खासकर विवाह का भोजन सिर्फ देखते ही बनता था। सारे लोगों ने इतना खाया, फिर भी जितना खाया गया उससे भी ज्यादा भोजन बाहर फेंक दिया गया। उस दिन समीर को ये सब आडंबर बहुत बोझिल मालूम हो रहा था। उसी समय समीर के दोस्त सुशील का विवाह हुआ था, इस विवाह से भी अधिक आदर्श रूप में। सुशील ने जिस लड़की से प्यार किया वह सुशील के परिवार को पसंद नहीं आई थी, इसलिए सुशील ने अपने दोस्तों की मदद लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में उस लड़की से विवाह किया। सारे दोस्तों ने मिलकर विवाह की बजट तैयार की। कुल मिलाकर लगभग 5 लाख रुपए हुए। सुशील ने कहा, रे समीर, मेरा विवाह ऐसा होगा कि सब लोग दंग रह जाएंगे। उसने अपने विचार समीर के सामने रखे। योजना के मुताबिक सुशील का विवाह एक मंदिर में संपन्न हुआ और रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकी कार्यक्रम पूरा हो गया। कार्यालय में सब लोगों को मिठाइयाँ बांटी गईं। इसका खर्चा हुआ लगभग 5,000 रुपये। बाकी 5 लाख रुपए सुशील ने एक अनाथाश्रम को दे दिए। समीर को सुशील का वह विवाह सदा के लिए याद रह गया। लेकिन उसका अपना विवाह, जब भी वह अपने विवाह की सीडी देखने बैठता, उसे लगता है कि वह मंगल कार्यक्रम नहीं बल्कि उसकी मातमपुरसी मनाई जा रही है। आज फिर बच्चे वही सीडी देख रहे हैं तो समीर को गुस्सा आ गया। उसने बेटी से कहा, क्यों सुप्रिया, कितनी बार कहा कि वह सीडी मत देखा करो। सॉरी पापा, छोटी बहन जिद कर रही थी इसीलिए। इतने में हारिका वहां आ गई। क्या हो जाता? हाँ, बच्चों की समझ में आएगा कि हमारी औकात क्या है। उनके विचार भी उसी के मुताबिक बनेंगे। पैसे की अहमियत उनकी समझ में आएगी। आते ही उसने कहा, हाँ आएगी जरूर, इसके साथ साथ पैसा ही सब कुछ है, ये भावना भी उनके दिमाग में घर कर जाएगी। ये भी कल तुम्हारी तरह सारे नाते रिश्तों को पैसे के जरिए तौलने लगेंगी। चलो, उनसे तुम्हारा क्या वास्ता। समीर हमेशा की तरह मन में ही ये बातें कहता रहा, बाहर कहने की हिम्मत उसमें नहीं है। आईमैक्स थिएटर में सिनेमा चल रहा है। अमीरों के जीवन की समस्याओं को बहुत ही रिच स्टाइल में प्रस्तुत किया निर्देशक ने। सारे दर्शक अपने जीवन की सारी समस्याओं को कुछ घंटों के लिए भुलाकर उन फिल्मी समस्याओं में लग गए और हीरो के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने लगे। इंटरवेल का समय। पापा, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सुप्रिया ने कहा समीर से।
अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए फिल्मी सितारों को करोड़ों रुपए देकर वह सारा खर्चा आम जनता के सिर पर थोपने वाली कोल्ड ड्रिंक कंपनियों से समीर सख्त नफरत करता है। फिर भी बेटी की मांग वह ठुकरा न सका। बाहर जाकर देखा तो लोग कुछ इस कदर दिखाई दिए जैसे कि वे यहाँ फिल्म देखने नहीं बल्कि कुछ न कुछ खाने के लिए आए हों। समीर ने पर्स निकालते हुए पूछा, कितना है ये कोल्ड ड्रिंक? जवाब मिला, 125 रुपये साहब। वही बोतल बाहर 12 रुपये में मिल जाएगी। पर्स निकालते वक्त समीर को पर्स में रखी अपने पिताजी की तस्वीर दिखाई पड़ी। वह तस्वीर बहुत ही नाजुक अवस्था में है। उसमें से समीर के पिताजी का चेहरा बहुत ही मासूम और करुणाजनक दिखाई दे रहा है। समीर वापस आकर सुप्रिया को समझाने लगा, देखो बिटिया, बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक जरूर पिलाऊंगा। ओके। हारिका पति का मन ताड़ गई। समीर, मैं कितनी बार कह चुकी, बाहर अगर तुम 1 लाख रुपए देकर पिलाओगे तो भी उन्हें तसल्ली नहीं होगी। बच्चे यहीं पर पीना चाहते हैं और तुम्हें पैसे की पड़ी है। सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होने वाला, उन पैसों को खर्च करना भी जाने तब न। चल री, हम जाकर पिएंगे। कहते हुए बच्चों को साथ लेकर वह बाहर चली गई। समीर की तरफ बच्चों ने दीनता भरी आंखों से देखा। समीर ने पर्स में रखी अपने पिताजी की तस्वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन महसूस कर रह गया। समीर की मां की मौत का कारण था आर्थिक अभाव। जब समीर 10 साल का था तब उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और दवाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। बहुत पैसा कर्ज में लेकर खर्च करवाने के बाद ही वह चल बसी। समीर के पिताजी किसी सरकारी कंपनी में मजदूर का काम करते थे। सरकार ने नुकसान का बहाना बनाकर कंपनी को बंद कर दिया। मजे की बात यह है कि किन लोगों से नुकसान आता है ये बात सरकार को भी मालूम है। उसके बाद उस कंपनी से बाहर धकेल दिए गए बाकी कर्मचारियों की तरह समीर के पिता भी कई तरह के काम करते रहे, लेकिन किसी भी नौकरी में वे टिक नहीं सके। समीर की अक्ल पर पिता को बड़ा विश्वास था। अपनी औकात से बढ़कर उन्होंने समीर को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। खुद भूखा रहकर बेटे को पैसे भेजते रहे। समीर जब 15 साल का हो गया तब वे भी चल बसे। उनकी मौत पर लोगों ने कहा, बेटे पर इतना प्यार भी न हो कि खुद भूखा रह जाए। भूख ने ही बीमारी की तरह इस बेचारे को खोखला बना डाला। समीर ने बहुत मेहनत की, छात्रवृत्ति पाते हुए, दोस्तों की मदद लेते हुए, छोटे मोटे काम करते हुए, ट्यूशन लेते हुए, जैसे तैसे उसने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की और उसे IIT में भी प्रवेश मिल गया। पढ़ाई के तुरंत बाद ही हारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज में उसे अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई। समीर खूब मेहनत करके कंपनी में उच्च पद प्राप्त करता गया। तभी हारिका से उसका प्रेम हुआ और हारिका ने भी उसके अतीत से वर्तमान में कोई नाता न जोड़कर उससे प्यार किया। लेकिन समस्या यह है कि हारिका बहुत ही आडंबर दिखाने वाली औरत है, जबकि समीर एक साधारण किस्म का आदमी। समीर उससे निभ नहीं पा रहा था। सुप्रिया उनकी बड़ी बेटी 5 साल की है तो छोटी की उम्र 1 साल है। समीर यह रिश्ता अब भी बर्दाश्त कर रहा है मात्र इन दोनों बेटियों की वजह से। फिल्म समाप्त हो गई। बाद में समीर और हारिका ने अपनी संतान समेत एक 5 स्टार होटल में भोजन किया। 4 लोगों के भोजन के लिए 5000 रुपयों का खर्चा। छोटी ने तो बिल्कुल नहीं खाया, एक कौर मुंह में रख के सब कुछ छोड़ दिया। बिल भरते वक्त समीर के दिल में बहुत कंपन हुआ। समीर, यह क्या, गाड़ी इस तरफ क्यों ले जा रहे हो? हारिका ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। अब हम माहिम मुंबई में एक प्रांत की तरफ से जाएंगे। समीर ने दृढ़ता से उत्तर दिया। माहिम की तरफ से क्यों? वहां से तो फासला बहुत बढ़ जाएगा ना। अगर तुम्हारा कोई काम हो तो कल देख लो, बच्चे हैं न हमारे साथ, हारिका ने कहा। समीर कुछ नहीं बोला। वो कुछ निश्चित ढंग से को चला रहा था। उसकी निस्तब्धता देख हारिका भी मौन रह गई। वह सोचने लगी, आज समीर ऐसा क्यों है? आज सुबह भी ऑफिस नहीं आया। कौरब माहिम में प्रवेश करके निम्न मध्यवर्गीय जनावासों से जाने लगी। हारिका की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वह प्रांत, ये वातावरण हारिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे। लेकिन समीर चुपचाप बैठे ऐसे को चला रहा है
जैसे कि वह उस प्रांत से बहुत परिचित हो। अब उनकी कार एक तंग गली में मुड़कर एक सस्ती किस्म के होटल के सामने जा रुकी। उस होटल के सामने ठीक दरवाजे पर कुछ फुटपाथ टाइप के लोग बैठे हुए हैं। वे लोग छोटे मोटे काम करके जीविका चलाने वाले साधारण मजदूर हैं। दीनता, दरिद्रता, दुख, लज्जा, अपमान, भूख, अपराध एवं न्यूनता, इन सबको अपने दिलो दिमागों में 100% भरकर मुरझाए हुए मजदूर हैं। समीर उन्हीं की ओर देखने लगा। समय मिनटों के रूप में पिघलता जा रहा है। समीर, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? यहाँ क्या काम है? हारिका ने गुस्से में पूछा। समीर ने कॉ की खिड़की खोली। बाहर रखे उसके हाथ में 100 का नोट है। यहाँ बैठे हुए लोगों में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और समीर के हाथ का नोट लेकर चला गया। उसके साथ साथ उसके पास बैठे हुए चारों लोग होटल के अंदर चल दिए। अब होटल के दरवाजे के सामने लोगों की एक और टोली आकर बैठ गई। चेहरों में कोई अंतर नहीं। वहीं दीनता, समीर उन्हीं की तरफ ध्यान से देख रहा है। समीर, कौन है वो लोग? उन्हें तुमने पैसे क्यों दिए? हारिका ने पूछा। वो लोग कौन है यह मैं भी नहीं जानता। ये चैरिटी होटल है। यहाँ बहुत सस्ते में, मतलब सिर्फ 10 रुपये में भोजन मिलता है। इतना ही नहीं, इन्हें पैसे मिलने तक होटल के सामने बैठने भी देते हैं, इसलिए इन जैसे होटल्स को चैरिटी होटल्स कहते हैं। बड़ा मुनाफा तो नहीं मिलेगा, फिर भी माहिम के अंदर ऐसे होटल्स 40 साल से चल रहे हैं। समीर ने सोचते हुए कहा। अच्छा, तो यह है बात। वो लोग बेगस हैं। तुमने उन्हें पूरे 100 का नोट कैसे दे दिया? क्या वो लोग तुम्हें जानते हैं? हारिका के स्वर में कुछ व्यंग्य मिला हुआ है। मुझे ही नहीं हारिका, वहाँ बैठे हुए लोगों में से एक भी दूसरे को नहीं जानता। बगल में बैठे आदमी का नाम, उसकी जात, उसका मजहब, उसका गांव, कुछ भी नहीं जानता। ये भी नहीं जानता कि बगल वाले आदमी का काम क्या है, उसकी शादी हुई कि नहीं, उसके बाल बच्चे हैं कि नहीं। वे जानते हैं सिर्फ एक बात, भूख। हारिका, वो लोग नहीं जानते कि मेहनतकश हाथों को रोजगारी देने का दायित्व सरकारों का है। लेकिन एक बात उन्हें साफ साफ मालूम है, यहाँ बैठे हुए आदमी की जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, लेकिन पेट भर भूख मिलेगी। अपनी इस हालत का जिम्मेदार कौन है यह उन्हें मालूम नहीं। शायद इन सबको इसका भान भी नहीं कि अपनी और इन सब की हालत के पीछे भी कोई कारण हो सकता है। समीर आवेश में कहे जा रहा है। हारिका, क्या कहा तुमने? वो लोग बेगस हैं। तुम गलत हो। उनका पेशा भीख मांगना नहीं है। वो लोग झक मारकर यहाँ आ बैठते हैं। यहाँ आने वालों में हर कोई हर रोज नहीं आएगा। किसी की नौकरी अचानक चली गई, दिन भर मजदूरी करने पर भी किसी को पैसा नहीं मिला, हाथ में फूटी कौड़ी तक नहीं। लेकिन बेचारा पेट ये सब जानता कहाँ, रोज की तरह भूख लगी है। तब ये लोग यहाँ आकर होटल के सामने बैठ जाते हैं और किसी ने कुछ दिया तो 1 जून का खाना खा पाते हैं। समीर ने जवाब दिया, लेकिन वो लोग इस तरह होटल के दरवाजे पर ही बैठना क्यों? ये तो बहुत ही भद्दा लगता है। हारिका, तुम भी कैसी बातें करती हो? अगर इन जैसे लोग अंदर बैठकर खाते तो पैसे कौन देगा? रास्ते से जाने वाले लोग समझेंगे कि सबके पास पैसे है, इसलिए मजे में बैठकर खा रहे हैं। हमारे देश में गरीबी के लिए भी अच्छी खासी शोकेस चाहिए ना, ताकि गरीबी का ठीक से प्रदर्शन हो और खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले लोगों के दिल पिघले और उनके हाथ जेब में पसतक जाएं। तुमने उनको 100 रुपये दिए, ठीक है, लेकिन उनके चेहरों पर तनिक भी आभार दिखाई दिया क्या? बोलो। उसने 100 रुपये ऐसे लिए जैसे कि तुमसे कर्ज वसूल करता हो। देखो, ऐसे लोगों को पैसे देना बेकार है। हमारी दया पर ये लोग ऐश करेंगे। हारिका की आवाज में अब न जाने कैसे क्रोध मिल गया। हारिका, वे लोग हमारे दिए पैसों से ऐश नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि किसी से भीख मांगकर लिए हुए पैसे से खाया भोजन उनको स्वादिष्ट लगता है। पेट की शरारत कुछ समय के लिए टाली जा सकती, बस हम उनका उद्धार तो नहीं कर रहे हैं ना। मुझे लगता है ये खाना उनकी बीमारी के इलाज के लिए दी गई दवा है जो बहुत अस्थायी है। तुम आभार की बात कहती हो ना, पहले ही वे लोग अपनी कमजोरियों से झुक गए हैं, तुम अपनी दया से उन्हें और झुकाना चाहती हो। हाँ, एक बात और,
इन होटल्स में महिलाओं के लिए प्रवेश नहीं है। तब तो हम बच गए, नहीं तो तुम मुझे ही नहीं बच्चों को भी इसी होटल में लेकर आते। फिर भी तुमने पैसे दे दिए न, गाड़ी निकालो, अब भाषण क्यों झाड़ते हो। हारिका की आवाज में नारी सहज कोमलता तनिक भी नहीं है। हारिका को अचानक अपनी बेटियों की याद आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी लड़की सुप्रिया आंखें फाड़कर दरवाजे पर बैठे लोगों की तरफ ही देख रही है। उसे अब सारी बातें समझ में आ रही हैं। उसके मन में भय, वेदना और करुणा जैसे अनेक भाव पैदा होकर उसे झकझोर देने लगे। सुप्रिया, स्टॉप लुकिंग एट दोज सिकनिंग फेजेस। हारिका ने ऊंचे स्वर में बेटी को डांटा। समीर ने अब 1 और 100 का नोट बाहर किया। एक आदमी तुरंत उसे लेकर होटल में चला गया। हारिका इसे देखकर चिल्लाई, समीर, ये कैसा पागलपन है? क्या तुम क्रेजी हो? तुम्हारा पागलपन मुझे और मेरे बच्चों को भी चढ़ाना चाहते हो क्या? आर यू टेकिंग रिवेंज ऑन मी? हारिका ने दोनों बेटियों को कौ से निकालकर रास्ते में जाती टैक्सी में धकेल दिया। बेटियां पापा करके रोने लगी तो उसने दोनों को चुप करते हुए समीर की ओर देखते हुए कहा, उसी का बेटा है न, उसके गुण कहाँ जाएंगे? हारिका की आवाज में अब रोष की मात्रा ज्यादा है। निस्तब्धता, ठीक ऐसी ही निस्तब्धता जो कोई 1000 टन बम फूटने के बाद, सारी दुनिया शमशान के रूप में बदल जाने के बाद छाती है। बेटे से बहुत प्यार करके, उसके लिए दिन रात खून पसीना एक करके जिस पिता ने पाला पोसा, उस पिता की चिता को आग लगाने के बाद जो निर्वेद स्थिति महसूस हुई, समीर अब फिर उस स्थिति को, मायूसी को महसूस करने लगा। हारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज में 2 दिन के लिए कम से कम एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जो कि एक आम बात है। हर डिसमिसल ऑर्डर पर समीर को ही हस्ताक्षर करने होते हैं। लोकोक्ति है कि मछली पकड़ने की कला सिखाना मछली हाथ में देने से अच्छा है। समीर के मन में आया कि वह न मछली पकड़ना सिखा सकता है और न ही मछली पकड़ने का काम दिला सकता है। उसका काम तो बस मछुआरे के हाथ से जाल छीन लेना है। इसलिए उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वह पत्र हारिका के कमरे में रखकर चला आया। उसने वह पत्र अभी देखा नहीं होगा, पर अब समीर स्पष्ट रूप से जान गया कि क्या करना है। समीर सोच में पड़ गया। हारिका ने कल क्या कहा? उसी का बेटा हूँ, और उसके गुण कहाँ जाएंगे? यही न? हाँ जरूर, गुण कहाँ जाएंगे? उसे कल सुबह की घटना फिर से याद आ गई। उस घटना के बाद ही उसने माहिम जाने का निश्चय किया। वो कल सुबह एक समाचार ढूंढते हुए पुस्तकालय में से 15 साल पुराना द हिंदू दैनिक निकालकर पढ़ रहा था। उसमें एक होटल के बारे में दिए गए बयान पर उसकी नज़र गई। वह नीचे बैठकर पूरा समाचार पढ़ गया। बयान ने उसके मन को झकझोर दिया। दीनता, दरिद्रता, दुख, लज्जा, अपमान, भूख, अपरोध बोध, असुरक्षा का भाव, ये सब 100% अपने अंदर भरे हुए, दीनता के बोझ से दबकर मुरझाए हुए उन लोगों के चेहरों की मानो वह बयान प्रदर्शनी सी थी। पृष्ठ के बीच वाली जगह में उस होटल के सामने फुटपाथ पर बैठे 5 भूखे लोगों का फोटो छपा था। दैनिक की कॉपी बहुत पुरानी पड़ गई थी और उस पर बहुत धूल जमी हुई थी। समीर ने फोटो की तरफ ध्यान से देखा। एक चेहरा देखने के बाद अचानक समीर को लगा कि उसके पैरों तले जमीन फट गई और वह नीचे पाताल में खिसक गया हो, और ठीक उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। उसके मन में वेदना का भारी विस्फोटन हुआ। उसका कलेजा समुंदर सा बन गया। उसकी आंखें जलप्रपात बन गईं। बीच में बैठे आदमी की कलाई में एक कड़ा, उसके माथे पर रोली का टीका। समीर के मुंह से उस समय आक्रोश की जो आवाज निकली और उसके दिल में जो वेदना उमड़ी, उसे कोई भी औजार माप नहीं सकता। वह आवाज थी, पापा, पापा। इस कहानी में लिखित हंगर केवल कल्पना नहीं, मुंबई के माहिम प्रांत में लगभग 40 साल से सचमुच मौजूद हैं। अंग्रेजी दैनिक द हिंदू द 18 जून 2008 में इनके बारे में पढ़कर बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोया। फिर यह कहानी लिखने का मन हुआ लेखक